डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डायग्राम्स के बेसिस पे हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करना एसी को बड़ा आसान सा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलता है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी में हमें साइनोसिडियल वेव के थ्रू शो करना होता है। यह जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया है हमने। इंस्टेंटेनियस टाइम टी, एक कंप्लीट साइकिल के लिए कैपिटल टी। अगर मुझे यहीं कंपैरेटिवली डायरेक्ट करंट्स को शो करना हो तो टाइम के साथ में ये करंट्स वेरी नहीं करती, इसलिए टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन में शो करूंगा। ऑल्टरनेट करंट्स जो होती हैं वो टाइम के साथ साथ वेरी करती हैं, तो साइनोसिडियल वेव के थ्रू। अब ये साइनोसिडियल वेव मेरी साइन वेव हो सकती है, यानी ओरिजिन से शुरू होने वाली हो सकती है, या मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होने वाली यानी कॉस वेव हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से भी हमें मिल सकता है ये रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट। अब अगर मुझे एक कंप्लीट साइकिल के लिए रिप्रेजेंटेशन देना हो वैल्यू का, तो मैं हीट के टर्म्स में देता हूं। हीट इज इक्वल टू ई स्क्वायर टी ओवर कैपिटल आर। ये नॉर्मल फॉर्मूला है, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, यही हमारा हीट का फॉर्मूला होता है। अब यहां v को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं e से। दूसरी बात यहां पे लिख रहा हूं आरएमएस। आरएमएस स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दरअसल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम लोग जनरली तब निकालते हैं जब हमारे पास कोई भी एक ऐसा वेक्टर होता है जो 50% यानी आधे टाइम नेगेटिव डायरेक्शन में और 50% पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। अगर मैं इस तरह के किसी वेक्टर का नॉर्मल एवरेज निकालूंगा तो जीरो आएगा। ये मेरा प्लस हाफ साइकिल हो गया और ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया। एवरेज निकालूंगा तो जीरो होगा। लेकिन अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर करने से मेरे को ये वाला साइकिल ऐसे मिल जाएगा, और जो नीचे वाला साइकिल है इसको भी स्क्वायर करूंगा तो ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मेरे को ऐसे मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, पीछे से पढ़ता हूं, स्क्वायर, इसके बाद मीन और देन आफ्टर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैंने स्क्वायर किया जिससे सारी वैल्यू पॉजिटिव बन गई, फिर मैंने मीन निकाला, मेरा मेन पर्पस मीन ही निकालना था। चूंकि मैंने अपनी मर्जी से स्क्वायर किया था इसलिए इसको रूट कर दिया। इस तरह से हीट के टर्म्स में मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा। अब कंपैरिजन की बात करें हम लोग, तो कंपैरिजन आरएमएस वैल्यूज के लिए आपको याद होगा, मैं ब्रीफ कर देता हूं। हमने यहां दो सर्किट बना के दिखाए थे। पहला सर्किट किसी एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस में डीसी को फ्लो कराया था। दूसरा सेम रेसिस्टेंस में हमने एसी को फ्लो कराया था, सेम टाइम के लिए फ्लो कराया था। यहां पोटेंशियल V लिया था और इसके इक्विवेलेंट यहां पे V RMS लिया था। इससे हीट एनर्जी H जनरेट हुई थी, इससे हीट एनर्जी जनरेट H हुई थी। अब बस इन दोनों को मेरे को कंपेयर करके V RMS को V DC के बराबर शो करना है या एक्सप्लेन करना है। तो V RMS इज द वैल्यू ऑफ AC potentials which produce same heat in same time in same resistor as done by a DC source। ये डिफाइन हम लोग आरएमएस की देते हैं कंपेयर करके VDC के साथ में। सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों को रेसिस्टेंस का मिल सकता है। अगर मैं पीक वैल्यू के साथ में कंपेयर करता हूं ERMS को, तो ये मेरे को पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 के बराबर मिलता है, जो कि 0.707 के बराबर मुझे मिलता है डियर स्टूडेंट्स। तो बड़े काम का कॉन्सेप्ट है रूट मीन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं बात करना चाहूं पीक और आरएमएस को लेकर के, तो देखिए ये वैल्यू अगर मेरी पीक को शो करती है तो नो डाउट जो आरएमएस है इस पीक का 0.707 टाइम्स होगा। ये मेरे पास ERMS का कॉन्सेप्ट होगा, यानी ये वैल्यू मेरे को ERMS देगा। इस तरह से मैं यहां रीड कर सकता हूं ERMS को और IRMS को।
आरएमएस वैल्यूज क्या होती हैं? अब जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट सप्लाई होती है। ये 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू ही है, लेकिन जब मैं पीक वैल्यू की बात करूंगा तो जो हमारे घरों में सप्लाई 220 वोल्ट आती है इसका पीक वैल्यू होगा 311 वोल्ट। जब भी हम लोग एसी मेजर करने की बात करेंगे तो एसी एम्पियर मीटर या हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से ही इसको मेजर कर पाएंगे, चाहे वो वोल्ट मीटर हो, एम्पियर मीटर हो। गैल्वेनोमीटर तो काम ही नहीं करेगा इसमें, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट आधे टाइम एक डायरेक्शन में होगा, आधे टाइम दूसरी डायरेक्शन में होगा और ये वहीं ऑसिलेट करता रहेगा। तो हीटिंग इफेक्ट वाले जितने भी मेरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे मैं करंट मेजर करता हूं या पोटेंशियल मेजर करता हूं, उनको मेरे को यहां पे यूज करना होगा। ये यहां सर्किट हमने दे रखा है कंटेनिंग प्योर रेसिस्टेंस, देखेंगे अभी जो दिखाया था। ये मेरे पास फेजर्स का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। फेजर्स में यहां से एक बार रीड कर सकता हूं। जो प्योर रेसिस्टिव सर्किट है उसमें कंपैरेटिवली पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होंगी, करंट की वैल्यू कम होगी, बिकॉज हम लोग जानते हैं I इक्वल्स टू E ओवर R होता है। अब R की वैल्यू कोई भी फाइनाइट होगी, 1 से ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली E की वैल्यू कम हो जाएगी, सॉरी I की वैल्यू कम हो जाएगी, E की ज्यादा हो जाएगी। इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे शो किया। दोनों सेम फेज में होते हैं, यानी करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होते हैं। अब इसको हमने एक वेक्टर डायग्राम के थ्रू या फेजर के थ्रू यहाँ पे शो कर रखा है। E नॉट I नॉट, जैसा मैंने बताया था, I नॉट की वैल्यू कंपैरेटिवली कम और E नॉट की वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा, बट दे आर इन सेम फेज। तो ये दोनों ग्राफ की हेल्प से हम लोग रीड कर सकते हैं फेज एंगल्स को। इसके बाद प्योर इंडक्टर की बात करता हूं। इंडक्टर का पहले तो सिंबल ही देखते हैं। तो ये वाला सिंबल ध्यान से आप लोग देखेंगे, इसको हम लोग इंडक्टर्स के लिए यूज करते हैं। रेसिस्टर का जो सिंबल था वो कुछ इस तरीके से था, जबकि इंडक्टर का कॉइल नॉर्मल कॉइलिंग होती है। यहाँ पे हम लोगों ने वेरिंग सोर्स लगाया है। डियर स्टूडेंट ध्यान रहे, अगर मेरे को किसी भी एग्जाम में कुछ इस तरीके से सर्किट मिलता है तो ऑब्वियसली यहां मुझे कुछ भी नहीं करके देना, ये कोई भी एक्सएल शो नहीं करेगा, यानी रिएक्टिव इंडक्टेंस शो नहीं करेगा। जबकि यहाँ पे वेरिंग फ्रीक्वेंसी, वेरिंग पोटेंशियल्स हैं या फ्रीक्वेंसी के साथ में पोटेंशियल्स हैं, तो यहाँ पे एक्सएल की जो वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होगी। तो मुझे जब भी यहाँ एक्सएल की बात करनी है तो यही वाला सर्किट यूज करना है जिसमें एसी सोर्स लगा हो। डीसी सोर्स में मुझे कुछ भी करके यहाँ पे शो करके नहीं देना होता। अब मैं बात करना चाहूंगा इसके फेजर्स को लेकर के। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एक छोटी सी चीज हम समझने की बात करेंगे, लीड का मतलब क्या है और लैग का मतलब क्या है। लीड का मतलब है आगे चलने वाला या रास्ता दिखाने वाला। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ जो पोटेंशियल है वो आगे चलता है, लीड करता है 90 डिग्री से, जबकि करंट पीछे चलती है। मैं यहाँ हमेशा पोटेंशियल्स के लिए ग्राफ्स की शुरुआत करता हूं। ये मैंने साइन कर्व बनाया पोटेंशियल के लिए। अब ये आगे चल रहा है, यानी इसके पीछे कोई है। पीछे कौन है? करंट है। तो मैं थोड़ी देर के लिए ये वाला हिस्सा भूल जाता हूं, ये वाला भूल जाता हूं। यहां से शुरुआत हुई मेरी किसकी? पोटेंशियल की। तो करंट इसके π/2 एंगल के बाद, यानी यहां से शुरू होगी, तो डॉटेड लाइन से मैंने ये करंट शो की। ये एक अलग बात है कि मैं अपने डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए यहां इसको डॉटेड लाइन से पीछे ले आता हूं। तो यहां पे आकर के मैं शुरुआत दिखा सकता हूं t=0 पे, लेकिन t=0 पे एक्चुअल में करंट की वैल्यू कुछ होगी ही नहीं, सिर्फ पोटेंशियल होगा। यहां से मेरा शुरू होगा π/2 एंगल के बाद। अब π/2 एंगल को मैं टाइम के टर्म्स में तो रिप्रेजेंट कर ही सकता हूं। कैसे? 2π एंगल का मतलब 1 कंप्लीट साइकिल, कैपिटल T टाइम। 1 एंगल का मतलब p/2π, और π/2 एंगल अगर मेरा यहाँ पे लीड कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा t/2π π/2। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम पाई से पाई कैंसिल आउट करेंगे, t/4, यानी कि t/4 टाइम के बाद करंट मेरा इसमें राइज होना शुरू करेगा या करंट फ्लो होना शुरू करेगा। इस चीज को मैंने फेजर के ऊपर दिखाया। तो पोटेंशियल मैंने अपनी जगह पे दिखाया हुआ है। अब इसके 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री पीछे मुझे क्या दिखाना है? करंट दिखाना है।
पीछे का मतलब क्लॉकवाइज में मेरे को शो करना है, क्योंकि जो एंगल की मेजरमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो अगर मुझे किसी चीज को पीछे शो करना है तो मेरे को क्लॉकवाइज यहां पे आगे बढ़ना होगा। तो जितने भी मेरे इंडक्टिव सर्किट होते हैं वो पोटेंशियल को आगे रखते हैं और करंट को पीछे रखते हैं, ऐसा कह सकते हैं। रेजिस्टेंस ये रिप्रेजेंटेशन, यहां हमने आई नॉट की वैल्यू निकाल के दी, ई नॉट ओवर ओमेगा एल। आगे बात करेंगे इंडक्टर में एनर्जी स्टोरेज की, तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में होती है। एवरेज पावर कंजप्शन की बात करेंगे तो जीरो होगा अगर आइडियल इंडक्टर है। तो आधी साइकिल में अगर मैग्नेटिक फील्ड को ये स्टोर करेगा तो रिमेनिंग हाफ साइकिल में मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक एनर्जी को हमें वापस दे देगा। ये कुछ चीजें हम लोगों ने यहां पे शो कर रखी है, नॉर्मली हम लोग पढ़ के आए हैं। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही हम लोगों को इंड्यूस ईएमएफ की बात मिलती है। अगर फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच में ग्राफ की बात करता हूं तो स्ट्रेट लाइन मिलता है, यानी जैसे जैसे मैं सर्किट में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपसे डिस्कस होता है डिफरेंट टर्म्स में। ये मैंने नेक्स्ट सर्किट लिया प्योर कैपेसिटेंस का। अगेन प्योर कैपेसिटेंस को मैंने यहां एसी के साथ डीसी के साथ जोड़ के दिखाया है। तो देखिए अगर मैं किसी कैपेसिटर को डीसी के साथ जोड़ता हूं तो ऐसी स्थिति में 10⁻⁻6 सेकंड में या मिली सेकंड्स में ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव प्लेट की तरफ वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। और अब इसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, यानी जो करंट फ्लो करेगी डीसी वो सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻6 सेकंड के लिए फ्लो करेगी। इसके बाद कोई करंट यहां पर फ्लो नहीं करेगी। जहां तक चार्जिंग का प्रश्न है तो नेक्स्ट डायग्राम में या ग्राफ में हमने चार्जिंग की बात की है। इनिशियली किसी भी कैपेसिटर की चार्जिंग बड़ी फास्ट होती है और फाइनली ये सैचुरेशन के पास चली जाती है। 100% कोई कैपेसिटर नॉर्मली चार्ज नहीं होता। अब मैं बात करना चाहूंगा कैपेसिटिव सर्किट्स इन एसी। तो यहां हमने ये एक छोटा सा डेरिवेशन दे रखा है जो कि नॉर्मल क्लासेस में कर ही रखा है। यहीं से हमारी आई नॉट की वैल्यू आती है, दैट इज ओमेगा सी ई नॉट। एक्स की बात करूंगा तो 1/ओमेगा सी, जिसे मैं करंट एम्पलीट्यूड के नाम से भी कह सकता हूं आई नॉट को, यानी मैक्सिमम करंट की बात कर सकता हूं। यहां जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में होगी। एनर्जी कितनी स्टोर होगी? हाफ CV स्क्वायर स्टोर होगी। जब मेरा कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया तो इसकी प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ये सारा का सारा मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया। अब अगर मैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट को किसी एसी सोर्स में लगाता हूं, एसी सोर्स में लगाने का मतलब ये मेरे पास कैपेसिटर और यहां मैं ये इस तरह का साइन देता हूं और E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी की इक्वेशन देता हूं। तो अब इसके लिए मैं क्या देखता हूं, डियर स्टूडेंट्स, यहां पोटेंशियल तो मुझे अगेन ओरिजिन से शुरू करना है, लेकिन पोटेंशियल से पहले करंट चल रही होगी। बड़ा मजेदार सा केस, यानी पोटेंशियल यहां लैग करेगा, करंट लीड करेगी। इसका मतलब यह है कि करंट पहले से चल रही होगी। अब कितना पहले से चल रही होगी? 90 डिग्री पहले से चल रही होगी। तो जो 90 डिग्री पहले से चल रही होगी उसको मैं ये वाले कॉन्सेप्ट के साथ दे सकता हूं, यहां से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, फेजर की बात करूं, मेरे पास पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ये मिल ही गया। अब इसके एंटी क्लॉकवाइज π/2 डिग्री एंगल में मेरे को आई नॉट को शो करना है। किसके लिए? प्योर कैपेसिटर्स के लिए। लेकिन ध्यान रहे ये प्योर कैपेसिटर्स के लिए फेजर और वेव डायग्राम जो दे रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट में वैलिड है। जो ऊपर कॉन्सेप्ट मैंने आपको डीसी सर्किट का दिया था, उस डीसी सर्किट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही करंट फ्लो करती है और फिर उसके बाद करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो ये ग्राफ मेरे को यहां मिलता है। अब मैं
LCR सर्किट की बात करता हूं, सीरीज LCR सर्किट की बात करता हूं, तो ये डायग्राम बहुत कुछ कह देता है हमें, बहुत कुछ समझा देता है, और इस डायग्राम पे 100% हमें क्वेश्चन मिलना ही है। हमने यहाँ LCR कहा या RLC कहा, बात एक ही है, तीनों को सीरीज में लगाना है, सेम करंट फ्लो करेगी। ध्यान रहे अगेन मेरे को यहाँ पे AC सोर्स लेना है, रेसिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप होगा V = IR, इंडक्टेंस के थ्रू V = अगेन फॉर्मूला तो मेरे पास IR ही है, लेकिन R की जगह पे मैं यहाँ XL यूज करूंगा, और XL की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, ओमेगा इंटू L के बराबर थी। इस तरह से कैपेसिटर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ VC = XC इंटू I। XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो था वो मेरा 1/ωc के बराबर था, अगर आप लोगों को याद हो तो। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था। अब मैं फिगर्स की बात करना चाहूँ। करंट और पोटेंशियल सेम फेज में, पोटेंशियल अपनी जगह पे, करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है। यहां करंट अपनी जगह पे हम लोगों ने शो किया, यानी इसके साथ ही शो किया, और BC जो है वो यहां पे क्या करता है, लैग करता है। अब तीनों को मैं एक ही जगह पे बना दूं तो ये मेरा कुछ डायग्राम इस तरीके से बन के आता है। यहां मैं करंट दिखाऊंगा, दैट इज I। पोटेंशियल की बात करूंगा तो अक्रॉस रेसिस्टर VR ये होगा, इंडक्टर के अक्रॉस VL होगा, और कैपेसिटर के अक्रॉस ये VC होगा डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ सिचुएशंस मेरे को तीन मिलती हैं। पहली सिचुएशन में VL बड़ा है VC से, दूसरी सिचुएशन में VL बराबर है मेरा VC के, और तीसरी सिचुएशन में VL मेरा छोटा है VC से। अब डिस्टेंस कोई भी सिचुएशन होगी तो ये ग्राफ मेरे को उसके अकॉर्डिंग ही बनाना होगा। मान लीजिए मैं पहली कंडीशन को लेता हूँ, तो पहली कंडीशन में मेरा ग्राफ जो है वो इस तरह से आएगा, यहाँ पे VL - VC हो जाएगा, ये VR हो जाएगा, और ये I हो जाएगा। अब अगर मेरे को VR और इन दोनों का डिफरेंस को लेना है, रिजल्टेंट लेना है, तो रिजल्टेंट मैं यहाँ ये शो कर सकता हूँ। तो रिलेशन बड़े काम का है ये कॉन्सेप्ट। अब एक बात और ध्यान रखें, LCR सीरीज सर्किट में जो मेरे को न्यूमेरिकल्स की बात करनी है वो रेजोनेंस कंडीशन यानी VL = VC पे ही करनी है, जहां मेरा VL बराबर होगा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर के, तो मैं उस कंडीशन को कहूंगा रेजोनेंस कंडीशन। तो मुझे जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो रेजोनेंस कंडीशन के ही मिलेंगे। रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में LCR को हम लोगों ने कनेक्ट किया, फिगर की बात की, इवन दैट यहां ये भी हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से फिगर्स को हम लोग एक ही प्लॉट के ऊपर दिखा सकते हैं। ये रिजल्टेंट शो करने की कोशिश की है हमने, उसी फिगर को VL - VC, ये VR रिजल्टेंट E, इसे हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंपीडेंस ट्रायंगल कुछ नहीं है, अगर हम देखें तो इसी फिगर से हमने इस ट्रायंगल को सेपरेट किया हुआ है। ये ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं, इस ट्रायंगल को हमने सेपरेट किया हुआ है और इसी ट्रायंगल को नीचे बना दिया। आप देखेंगे रिजल्टेंट Z मेरे को हाइपोटेनस मिल रहा है, XL - XC मेरे को परपेंडिकुलर मिल रहा है। ऊपर वाली फिगर से मैं इसे कंपेयर करके दे सकता हूं, ये वाला, और R मेरे को नीचे बेस पे मिल रहा है, दैट इज। अब यहां से दो चीजें निकाल सकता हूं मैं इंपीडेंस ट्रायंगल से, पहला cos फाई जिसे पावर फैक्टर कहता हूं, दूसरा tan फाई जिसे मैं क्वालिटी फैक्टर कहता हूं, तीसरा पाइथागोरियन ट्रायंगल से R XL - XC का रिजल्टेंट Z जिसे मैं इंपीडेंस कहता हूं। तो बड़े काम का इंपीडेंस ट्रायंगल, यहां से मैं तीन चीजें निकाल के दे सकता हूं। छोटा सा प्रूफ, वही पाइथागोरस थ्योरम डाल करके P की वैल्यू निकाल के दे दी हमने, Z की वैल्यू निकाल के दे दी। इंपीडेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस सबकी यूनिट एक होती है और डायमेंशन एनालिसिस एक जैसी होती है। डिस्टेंस ये क्वालिटी फैक्टर यानी tan फाई को सबसे पहले निकाल के दे रखा है। tan फाई यानी क्वालिटी फैक्टर लो रेसिस्टेंस पे सबसे ज्यादा होगा और हाई रेसिस्टेंस पे सबसे कम होगा। जहां भी मैं मैक्सिमम करंट की बात करूंगा, मैक्सिमम करंट मेरे को रेजोनेंस कंडीशन में ही मिलेगी, और रेजोनेंस कंडीशन क्या थी मेरी, XL = XC थी। याद आ गया होगा आपको, जब नॉर्मल क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे तो सारा एक्सप्लेनेशन मैंने इसका दिया था। आगे बढ़ते हैं। पीक पर मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होगी,
आरएमएस पर क्या होगी, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ नो डाउट जहां आरएमएस पर मेरे को दो वैल्यूज मिलती हैं, इनके बीच की जो विड्थ है फ्रीक्वेंसीज की, उसको मैं बैंडविड्थ के नाम से जानता हूं। क्वालिटी फैक्टर को ओमेगा आर ओवर 2 बैंडविड्थ के नाम से जान सकता हूं। क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू ओमेगा आर यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओवर बैंडविड्थ के नाम से जान सकता हूं। इसी को मैं ओमेगा आर इंटू एल ओवर आर से डिनोट कर सकता हूं। अब मैंने क्वालिटी फैक्टर को इन टर्म्स ऑफ इंडक्टर लिखा या कैपेसिटर लिखा, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल और सी डिवाइडेड बाई अप्लाइड पोटेंशियल, ये दो चीजें मैं लेकर के क्वालिटी फैक्टर को यहां से और स्पेसिफिक फॉर्म में दे सकता हूं। इसी को वोल्टेज मैग्निफिकेशन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात अगर हम लोग करते हैं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना बड़ा आसान सा काम है। एक छोटी सी बात अभी हम लोगों ने की थी रेजोनेंस कंडीशन को लेकर के, क्या VL इक्वल्स टू VC, इसको मैं लिख सकता हूं I इंटू XL इक्वल्स टू I इंटू XC। I से I कैंसिल आउट कर सकता हूं। XL की बात करता हूं तो 2 पाई न्यू होता है, और इंटू L इसकी बात करता हूं तो 1/2 पाई न्यू इंटू C होता है। यहां से मैं फ्रीक्वेंसी को सेपरेट कर सकता हूं या 2 पाई न्यू को सेपरेट कर सकता हूं, तो 2 पाई न्यू को ही मैं यहां ओमेगा आर कह रहा हूं, so that is 1/√LC। रेजिस्टेंस क्वालिटी फैक्टर को इसके टर्म्स में लिखता हूं तो दैट इज 1/R√L/C। इस तरह से मैं क्वालिटी फैक्टर को इन टर्म्स ऑफ LNC ला सकता हूं या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल के दे सकता हूं। सारी इंपॉर्टेंट चीजें। जरूरत कहां पड़ गई क्वालिटी फैक्टर की? क्वालिटी फैक्टर की जरूरत होती है हमारे रिसीविंग एंटीनास पे। जितना क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा उतना ही रिसीवर हमारा ज्यादा अच्छा होगा, यानी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस होगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही रेजोनेंस करेगा। ये अगेन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात हम लोग की। आगे मैं बात करना चाहूं एनर्जी एसोसिएशन की। इंडक्टर को लेके एनर्जी एसोसिएशन है, कैपेसिटर को लेके एनर्जी एसोसिएशन है। इस पहले डायग्राम में मेरे को सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर मिल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के टर्म्स में। दूसरे डायग्राम में आधी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के टर्म्स में, आधी मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में। तीसरे डायग्राम में कैपेसिटर के अक्रॉस कोई एनर्जी नहीं है, इंडक्टर के अक्रॉस सारी है। अगर कोई लीकेज ऑफ एनर्जी नहीं है, कोई नॉन डेसिपेटिव फोर्स काम नहीं कर रहा, तो ये एनर्जी इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करती रहेगी, कभी कैपेसिटर में कभी इंडक्टर में। नो डाउट एक बच्चे के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि जब ये दोनों बराबर बराबर हो गई तो अब एनर्जी का फर्दर ट्रांसपोर्टेशन क्यों हो रहा है, इधर से उधर क्यों जा रही है? तो इसके पीछे एक कॉज आता है डियर स्टूडेंट, सेल्फ इंडक्टेंस का। सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग इनर्शिया ऑफ करंट के नाम से जानते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट्स न लगाएं। तो इस इनर्शिया ऑफ करंट की वजह से बाकी की साइकिल ये पूरी करता है और बार बार ऑसिलेट करता रहता है। स्टूडेंट्स इन्हीं ऑसिलेटिंग साइकिल्स को हम लोगों ने यहां पे शो करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल सिस्टम के साथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को मैं अगर कंपेयर करता हूं तो मैकेनिक्स में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को x कहते हैं, यहां पे चार्ज q कहते हैं। वेलोसिटी v इक्वल्स टू dx/dt होता है, जबकि यहां पे करंट dq/dt होता है। फोर्स कांस्टेंट यहां हम लोग k की बात करते हैं, यहां रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। एनर्जी की बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी हाफ kx² या हाफ mv² के टर्म्स में। यहां जो एनर्जी हमें मिलती है वो कैपेसिटर के अंदर 1/2 q²/c और इंडक्टर के अंदर 1/2 Li² मिलती है। ये एनालॉगी। आगे ट्रांसफॉर्मर को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम लोगों ने यहां शो करने की कोशिश की है। देखिए ट्रांसफॉर्मर में ये हमारे पास एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए लेमिनेटेड कोर्स हैं, पतली पतली पत्तियां हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की हैं। एक तरफ प्राइमरी कॉइल जहां हमने एसी सोर्स लगाया हुआ है, दूसरी तरफ लोड के लिए हम लोगों ने कॉइल लगा दी। लोड के लिए जो कॉइल लगाते हैं इसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, और जो हम लोग मेंस की तरफ लगाते हैं इसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे किसी में भी ज्यादा हो सकते हैं, प्राइमरी में भी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो सकते हैं
या सेकेंडरी में भी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के बेसिस पे हम लोग ये बताते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ज्यादा होंगे स्टेप अप में, और स्टेप डाउन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। तो यहां डायग्राम पे भी हमने क्लियरली मेंशन कर रखा है, दिखा रखा है, आपको देखेंगे। प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है, यानी सिर्फ एसी में काम करेगा, डीसी में ये काम ही नहीं करेगा। आउटपुट ईएमएफ E2 ओवर E1 से हम लोग निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी फ्लक्स पासिंग पर यूनिट टर्न बराबर होना चाहिए दोनों कॉइलों में, यानी प्राइमरी में जितना फ्लक्स पासिंग पर यूनिट टर्न है उतना ही सेकेंडरी में फ्लक्स पासिंग पर यूनिट टर्न होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट। अब मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं, तो एफिशिएंसी जब भी ट्रांसफॉर्मर की निकालूंगा वो इन टर्म्स ऑफ पावर ही निकालूंगा। तो आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये मेरे को एफिशिएंसी मिलती है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में एफिशिएंसी 100% यानी यूनिटी लेकर के चलता हूं, जबकि जो बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें कभी भी ये 100% नहीं होती। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, करंट्स का उल्टा हो जाएगा, यानी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हाई करंट्स को लो करंट्स में कन्वर्ट करेगा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का एग्जांपल जितने भी पावर स्टेशन है उन सब पर रखा होता है। नॉर्मली हम लोग 11,000 वोल्टेज की पोटेंशियल डेवलप करते हैं किसी भी टरबाइन के थ्रू, और उसको 1,32,000 में, 4 लाख में, 6 लाख में इसमें कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर नो डाउट अपने आप में बहुत अच्छी डिवाइस है, जिससे हम लोग पोटेंशियल को अप करके, करंट को कम करके इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पे कर पाते हैं। यहां क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मर डीसी में काम नहीं करेगा। ट्रांसफॉर्मर एसी की फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट नहीं करता। जो आप इनपुट में फ्रीक्वेंसी दोगे वही फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट में भी मिलेगी। ये एक टिपिकल डायग्राम ट्रांसफॉर्मर का दे रखा है। 6600 वोल्ट को स्टेप अप हमने किया 1,32,000 में, फिर हमने इसको स्टेप डाउन किया 11,000 में, और हमारे घर के बिल्कुल आसपास जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वो अगेन 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में स्टेप डाउन करके हमारे घरों तक सप्लाई देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक टिपिकल कॉन्सेप्ट। अब इसके लिए एक न्यूमेरिकल हमने आपको रेगुलर क्लासेस में कराया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 25-26, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन को समझने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए वो न्यूमेरिकल हम लोगों को जरूर अच्छे से कर लेना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलता है एसी जनरेटर का। जनरेटर इज अगेन ए मिसनोमर। ये क्या है? ऑल्टरनेटर है, जो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोगों को देता है। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं फ्लक्स चेंज करने की बात करता हूं तो मुझे दोनों एंड्स पे ईएमएफ मिलेगा। कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर जो पूरा कॉइलिंग है, रोटेशन एक्सिस है, स्लिप रिंग्स हैं, कार्बन ब्रशेज हैं, इन सबको मिलाकर के मैं आर्मेचर कहता हूं। बाकी दूसरी चीज फील्ड मैग्नेट, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने का काम करती हैं। एसी ऑल्टरनेटर वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिफाइन भी कर रखा है। व्हेनेवर ए क्लोज कॉइल रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स पासिस थ्रू इट और फ्लक्स चेंजेस थ्रू इट एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। इसके लिए हम लोगों ने यहां पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, E इक्वल्स टू माइनस d∅/dt। ये माइनस का साइन सिर्फ इसलिए है कि जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है कि वो उस कॉज को अपोज करेगी जिस कॉज की वजह से वो इंड्यूस हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, फ्लक्स को मैंने यहां एलोबरेट किया
दैट इज NBA cos ओमेगा टी। अब इस NBA cos ओमेगा टी को अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे को मिलेगा NBA ओमेगा। ध्यान रहे इसमें एक ओमेगा यहां पे और एडिशनल आता है साइन ओमेगा टी, माइनस का साइन यहां मेरा डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज ऑफ cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी होता है। डिस्टेंस पीक वैल्यू की बात करूं तो पीक वैल्यू में ये जो सारा कॉन्सेप्ट है मेरा NBA ओमेगा, इसको मैंने पीक वैल्यू के बराबर प्लेस कर दिया। इस तरह से मेरी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है EMF की वो मिलेगी E नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, E ओवर R होता है, तो यहां से मैं करंट भी दे सकता हूं। एडवांटेज ऑफ AC को जनरेट करना आसान है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना आसान है। AC स्किन इफेक्ट रखता है, यानी जो भी मेरा वायर होगा, कंडक्टर होगा, उसकी सरफेस पे चलेगा, जबकि DC थ्रू आउट वायर चलता है। AC की वैल्यूज को मैं चोक कॉइल की हेल्प से रिड्यूस कर सकता हूं विदाउट लॉस या वेरी मिनिमल लॉस। चोक कॉइल ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्मर जैसा कॉन्सेप्ट। AC को इजीली DC में कन्वर्ट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर्स। AC मशीन्स जो होती हैं उनका वियर एंड टियर कंपैरेटिवली काफी कम होता है। इवन दैट अभी आप लोग देख रहे होंगे जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे टाटा की नेक्सॉन है, MG का है, हेक्टर का MG का एक EV आता है, सेंट्रो सॉरी इसका क्या हुंडई का आता है, मतलब या टेस्ला है। सारी कारों में जो हम लोग मोटर यूज करते हैं वो AC मोटर यूज करते हैं, जबकि स्टोरेज के लिए हम लोग वहां पे DC बैटरीज रखते हैं। तो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, उनको हम AC में कन्वर्ट, उससे मिलने वाली DC को पहले AC में कन्वर्ट करते हैं LC ऑसिलेटर की हेल्प से। देन आफ्टर उस AC से हम लोग कार की मोटर को चलाते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, AC की जो पीक वैल्यू है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, जैसा मैंने बताया था 220 RMS वैल्यू 311 पीक में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कोई ड्रॉबैक नहीं है, हम कोई जरूरी नहीं है 220 ही घरों में सप्लाई करें, जापान की तरह से 110 वोल्ट भी हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। हम लोग AC को इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग में यूज नहीं कर सकते, वहां डायरेक्शनल करंट ही यूज हमें करनी होती है, DC ही यूज करनी होती है, तो ये इसकी ड्रॉबैक है। AC को हम लोग ट्रांसफर करने की बात करते हैं तो स्किन इफेक्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, AC जो है वो किसी भी वायर के आउटर सरफेस पे ही ट्रेवल करता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मल्टी स्टैंड वायर यूज करता हूं, यानी पतले पतले वायरों का बंच यूज करता हूं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया AC को मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, ये साइकिल रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपीडेंस में कंपैरिजन, रेसिस्टेंस AC और DC में सेम काम करेगा, जबकि रिएक्टेंस चाहे वो इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो AC में अलग तरह से काम करती है, DC में काम करती नहीं है। इंपीडेंस LCR, LR, CR कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, उनका इफेक्टिव है। डिस्टेंस जहां तक XL XC की बात है तो फॉर्मूला 2 पाई न्यू L हम लोग या 1/2 पाई न्यू C पढ़ चुके हैं, जबकि Z के लिए स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL, माइनस तो नहीं लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पे डिफरेंस लिखना चाहिए। यहाँ पे मेरे को माइनस का साइन ना लगा करके डिफरेंस का साइन लगाना होना चाहिए। माइनस भी लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है तो कोई नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। पावर की बात करें डियर स्टूडेंट्स, I स्क्वायर RT एनर्जी का कॉन्सेप्ट, I स्क्वायर R पावर का कॉन्सेप्ट। इसी तरह से यहाँ पे फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही आपको ऊपर डिस्कस कर दिया है। तीनों की यूनिट सेम, तीनों की यूनिट ओम ही मेरे को कंसीडर करनी है। अगर डायमेंशनल एक्सिस की बात आती है तो डायमेंशनल एक्सिस भी मेरे को तीनों की सेम मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ डायग्राम और जरा देखें, हम लोग एक एक डायग्राम के ऊपर कुछ नई नई बातें सीखने की कोशिश करेंगे। जहां भी आपको बुक्स में ऐसे डायग्राम मिलते हैं तो उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करेंगे। AC सोर्स, प्योर इंडक्टर, प्योर रेसिस्टर, तो निश्चित रूप से
इस एसी सोर्स से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप VL, जिसको I इंटू XL में लिखता हूं, वो इसके अक्रॉस होगा। जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो सीरीज में लगे हुए बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कंपैरेटिवली कम होगा और इसकी जो ब्राइटनेस है वो कंपैरेटिवली कम होगी। अब अगर मैं इसी सर्किट में यहाँ पे DC लगा दूं इंस्टेड ऑफ AC, तो ये मेरा काम ही नहीं करेगा और ब्राइटनेस मेरे को ज्यादा मिलेगी सेम RMS वैल्यू पे। यहां बात करते हैं हम लोग मेंस को लेकर के। हमने यहाँ कैपेसिटर लगाया हुआ है, रेसिस्टर लगाया हुआ है और बल्ब लगाया हुआ है। अब मेंस अगर मेरा DC है तो बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ग्लो करेगा, उसके बाद जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो मेंस के बराबर हो जाएगा और यहां से प्रीव्यू सर्किट मेरा काम नहीं करेगा या ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। अगर मैंने यहाँ पे AC लगाया हुआ है तो नो डाउट इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा और ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है मेरा IXC के बराबर होगा। अब कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस, कुछ हो गया रेसिस्टर के अक्रॉस, कुछ होगा बल्ब के अक्रॉस, यानी इसकी ब्राइटनेस मेरी कंपैरेटिवली कम होगी। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर भी देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ फ्रीक्वेंसी चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है XL के, तो जैसे जैसे मैं इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा और ब्राइटनेस मेरी कम होती चली जाएगी, जबकि इसमें उल्टा होगा। जब कैपेसिटर की बात करूंगा AC मेंस लगाते हुए, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो मेरा XC कम होगा, XC कम होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा तो इसको ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा, अल्टीमेटली बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी को लेकर के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम लोगों ने यहां डिस्कस करने की कोशिश की। आगे देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट, इन दोनों के बीच में ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। पीछे से एक बच्चा कह रहा है मैंने पढ़ा था सर फाई इक्वल टू LI होता है। हाँ बिल्कुल भैया ठीक है, यानी इनका जो रेशियो है वो आपको L प्रोवाइड कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ अगेन कंपेरिजन वाला क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है कि आपको फ्लक्स और करंट के बीच में कोई ग्राफ दे रखा है, दो को लेकर के वो पूछ ले कि भैया A की सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है या B की। हो सकता है वो पूछ ले कि भैया A और B ग्राफ जो है किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और उस क्वांटिटी की यूनिट क्या है, उस क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है और A और B में से किसके लिए वो क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट्स जब तक आपको रूट फॉर्मूला फाई इक्वल टू LI याद नहीं है तब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। ग्राफ मैंने यहां सिर्फ इसलिए दिया है कि आप रिकॉल कर सकें कि क्वांटिटी मेरी क्या हो सकती है और फिर आप ऐसे क्वेश्चंस को रिवीजन के समय अच्छे से देख सकें। डियर स्टूडेंट्स यहां देखिए इंड्यूस EMF ऑलवेज नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। तो देखेंगे ये जो ग्राफ है वो हमने यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया हुआ है, उसके पीछे रीजन यही है कि जो इंड्यूस EMF है वो मेरा कहां होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। अगर मैं बात करता हूं इंड्यूस EMF की di/dt को लेकर के, तो ये कांस्टेंट रहेगा जब I मेरा कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी di/dt अगर कांस्टेंट है तो EMF भी कांस्टेंट होगा और di/dt मेरा अगर बढ़ रहा है तो ये मेरे कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहाँ पर क्लियर मेंशन कर रखा है हमने, अगर आप देखेंगे तो क्लियरली मेंशन कर रखा है डायग्राम्स के ऊपर, बहुत कुछ कहते हैं। di/dt इंक्रीज कर रहा है तो ये ग्राफ मिलेगा, di/dt अगर मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मिलेगा और अगर डिक्रीज कर रहा है तो उस स्थिति में मेरे को इंड्यूस EMF जो मिलेगा या इंड्यूस करंट जो मिलेगी वो पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट अगेन 180 डिग्री फेज डिफरेंस को शो करने के लिए ट्रांसफॉर्मर की कॉइलिंग को शो किया हुआ है। सेंट्रल टेपिंग वाला ट्रांसफॉर्मर, एक दूसरे के ऊपर कॉइल लगा देने से फ्लक्स लीकेज मेरा कम हो जाता है, यानी यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो मेरे को मैक्सिमम मिलेगा। अगेन डायग्राम ये स्लिप रिंग्स का, अगर दो स्लिप रिंग्स अलग अलग हैं तो दैट इज AC सोर्स, वो AC ऑल्टरनेटर। DC को मैं डायनेमो कहता हूं, DC ऑल्टरनेटर नहीं होता, वो DC डायनेमो कहलाता है। तो डायनेमो में एक ही स्लिप रिंग होगी जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मर अगेन दूसरा डायग्राम दिखा रखा है, सारी चीजें रिपीटेशन में है, इन नोट्स को आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, इसमें नया कुछ भी नहीं मिलेगा, बस नए तरीके से मिलेगा। तो मैं अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जरूर मुझे देख लेना चाहिए,
जैसे ये फॉर्मूला देखें, ई एस ओवर ई पी इक्वल टू एन एस ओवर एन पी इक्वल टू वी एस ओवर वी पी आई पी ओवर आई पी। इसको मैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो या ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट के नाम से जानता हूं और के से डिनोट करता हूं। अगर ये के मेरा मोर देन 1 है तो स्टेप अप और लेस देन 1 है तो स्टेप डाउन। ये ट्रांसफॉर्मर की कैरेक्टरिस्टिक्स यहां से हो गई। अब ट्रांसफॉर्मर के अंदर होने वाले लॉसेस कौन कौन से हो सकते हैं? थियोरेटिकल एस्पेक्ट, कॉपर लॉस हो सकता है यानी हीट के थ्रू, आयरन लॉस हो सकता है एडी करंट्स के थ्रू, या मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज के थ्रू, हिस्टैरिसीस लॉस हो सकता है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में। जो हम लोग यहाँ लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं वो एक एलॉय होता है जिसमें आयरन 22% और निकेल 78% रहता है। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज हो सकती है, हमिंग लॉस हो सकता है जो आवाज आती है घूम घूम की ट्रांसफॉर्मर के पास। ये हम लोगों ने फर्दर एक टिपिकल ट्रांसफॉर्मर दिखाया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये सहस्त्र धारा का क्वेश्चन मिलता है, देहरादून के पास में सहस्त्र धारा है, 15-17 किलोमीटर है। एनसीईआरटी में भी वही क्वेश्चन है और यहाँ भी हमने 15 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रखी है, वहां शायद 17 किलोमीटर है, तो देख लेना दोनों डिस्टेंसेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मेरा इंपीडेंस का ग्राफ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस सबसे कम होगा जो आर के बराबर होगा, रेसिस्टेंस के बराबर होगा। अगर मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम करूंगा तब भी जेड बढ़ेगा और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बढ़ाऊंगा तब भी मेरा जेड बढ़ेगा। अगेन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मेरा करंट मैक्सिमम होगा, जैसा मैंने इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है। ये डिफरेंट कॉइल्स के लिए इंपीडेंस मैंने शो की है विद हेल्प ऑफ इंपीडेंस शो किया विद फ्रीक्वेंसी। ये अगेन हमने ग्राफ दिखाए हैं दो। अब यहां से आपको बताना है कि कौन आगे है कौन पीछे है। हमेशा ध्यान रखिए पोटेंशियल आपका हमेशा जीरो से ही आपने शुरू करना है। बाकी इसको देखेंगे तो यहाँ बाद से शुरू हो रहा है, यानी करंट मेरा यहाँ पे लैग कर रहा है, और करंट लैग कर रहा था प्योर इंडक्टर में। तो आपको ऐसा भी कई बार पूछने के लिए आ जाता है। 2017 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। उसने एक ग्राफ दिया है और 3 मार्क्स में आपसे तीनों ग्राफ की क्वांटिटी पूछी है और ये पूछा है कि कौन सा ग्राफ किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये एलसीआर पैरेलल ऑसिलेटर एलसीआर पैरेलल जो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, डायग्राम पैरेलल का दिखा रखा है मैंने यहाँ पे। तो इस तरह से मैं इस पार्ट को सम अप कर सकता हूँ। बाकी फिर जो नॉर्मल चीज़ें हैं, टाइम लैग को, पोटेंशियल को और फेज को डिफरेंशिएट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए एक टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, तो आप ये टेबुलर फॉर्म अपने आप से भी बना के दे सकते हैं। ट्रू पावर की बात करें तो रेसिस्टेंस के थ्रू जो पावर लॉसेज होते हैं या जो रेसिस्टेंस के थ्रू पावर डिलीवर होती है उसे हम लोग ट्रू पावर के नाम से जानते हैं। वर्चुअल या एपिरेंट पावर, रेसिस्टेंस को छोड़ करके मेरे पास कॉन्सेप्ट हो सकता है प्योर इंडक्टर के थ्रू पावर का, प्योर कैपेसिटर के थ्रू पावर का, तो वो मेरे को एपिरेंट पावर मिलेगा। पावर फैक्टर मेरा रेशियो है आर बाई जेड का या ट्रू पावर ओवर एपिरेंट पावर का। पावर फैक्टर जितना कम होगा कंजप्शन स्टेज पे उतना अच्छा। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में मिलेगी। प्योर रेसिस्टिव सर्किट है तो पावर फैक्टर मेरा 1 होता है। वॉटलेस करंट यानी करंट भी फ्लो हो जाए और पूरे साइकिल के लिए कोई लॉस ना हो तो उसे मैं कहता हूं वॉटलेस करंट। तो रेसिस्टेंस के थ्रू कभी भी वॉटलेस करंट फ्लो नहीं कर सकते, लेकिन प्योर इंडक्टर है, प्योर कैपेसिटर है तो उसके थ्रू वॉटलेस करंट फ्लो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ से पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप दे रखी है। आप ये सारे नोट्स एक बार क्विक रिवीजन के लिए पढ़ लेंगे। बाकी मैं अगेन आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेज हैं, रेगुलर क्लासेज हैं, वहाँ से आपको हर टॉपिक को एनहांस कर लेना चाहिए। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।